हेलो एवरीबॉडी, कंटिन्यू कर लेते हैं अपनी फ्रीडम स्ट्रगल की आखिरी स्टेज। आज हम देश को आजाद करा देंगे। एक्चुअली हम क्या करा देंगे, देश को आजाद कराने वाले करा चुके हैं, हम तो सिर्फ मजे ले रहे हैं। तो हमें देश आजाद मिला है तो हम एकदम फ्री घूम रहे हैं। तो आज हम अपने जो अपना सिलेबस चल रहा है उसमें देश को आजाद करा देंगे। लास्ट क्लास के अंदर हम बहुत चीजें समझ चुके थे और इतना हमें क्लियर हो गया था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की आपस में बन नहीं रही थी और लड़े जा रहे थे। आपको मैंने एक चीज ये समझाई थी कि जुलाई 1946 के आसपास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी थी, जिसमें 296 सीट्स के ऊपर इलेक्शन होने थे और 93 सीट्स जो थी ये प्रिंसली स्टेट्स की तरफ से नॉमिनेटेड लोग आने थे। प्रिंसली स्टेट्स के जो लोग थे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। तो जो इलेक्शन हो रहा था वो 296 सीट्स के लिए हो रहा था। टोटल अपने पास 389 सीट्स थी। अभी इस समय इंडिया और पाकिस्तान एक ही चीज है, मतलब जो भी है वो इंडिया है। पाकिस्तान की डिमांड कंटिन्यूअसली आ रही है लेकिन अभी डिवीजन हुआ नहीं है। तो अभी जो ब्रिटिशर्स ने बोला है वो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात बोली हुई है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। क्योंकि आपने लास्ट टाइम देखा था कैबिनेट मिशन के अंदर भी डायरेक्टली क्लियरली रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड को। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहां पे फॉर्म हो रही है और सिंगल फॉर्म हो रही है और इलेक्शन 1946 के अंदर जुलाई में करवाए जाते हैं। इलेक्शन का रिजल्ट आता है और एज यूजुअल जैसे आप जानते हो कांग्रेस काफी जगह जीत जाती है। 208 सीट टोटल, अगर आपने मैंने बताया था 296 सीट्स थी टोटल। 296 सीट्स में जो कांग्रेस लड़ी थी उसमें और मुस्लिम लीग भी थे, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी थे, उसमें 208 सीट कांग्रेस जीत जाता है। मुस्लिम लीग को मिलती है 73 सीट्स और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मिलती है 15 सीट्स। मुस्लिम लीग अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उनके दिमाग की दही हो जाती है और ये बोरा जाते हैं। ये बोलते हैं 73 सीट से हमारा कुछ होने नहीं वाला और कांग्रेस जीत गई है तो बदतमीजी ज्यादा होगी, अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बॉयकॉट करेंगे। ये सीधा बॉयकॉट का नारा लगाते हैं और कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ना हम घुसेंगे ना किसी मुस्लिम लीग वाले को घुसने देंगे। ये बॉयकॉट कर देते हैं। मुस्लिम लीग वाले हार के बोरा जाते हैं और कांग्रेस की जीत से एक्चुअली ज्यादा सनक जाते हैं, ये कैसे जीत गए, और वो बॉयकॉट करने का डिसीजन बना लेते हैं। वो बॉयकॉट करते हैं और जुलाई में इलेक्शन होते हैं और 16 अगस्त 1946 को, मैंने कल भी बताया था आपको लास्ट क्लास में, डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर करते हैं। बोलते हैं ना तो अब हम कांग्रेस से बात करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, ना ब्रिटिशर्स की सुनेंगे, अब हम छीन लेंगे जो हमारा है, चाहे मारना पड़े, चाहे काटना पड़े, चाहे बर्बाद करना पड़े, लेकिन अब हम छीन के मानेंगे। गदर मचा देते। गदर मूवी आपने देखी है सनी देओल वाली। ये 16 अगस्त 1946 को प्रोवोक होके चिढ़ के कांग्रेस से ये काम करते हैं, जिसको बोला जाता है डायरेक्ट एक्शन। काफी दंगे फसाद हो जाते हैं, 5-5.5 हजार लोग ऑफिशियली मर जाते हैं। रियलिटी में क्या हुआ होगा हम इमेजिन भी कर सकते हैं उस टाइम की सिचुएशन को। तो यहां पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत दिक्कत होती है। 16 अगस्त 1946 में बवाल हो जाते हैं। नेहरू जी भी वो चीज देखते हैं और बहुत ज्यादा रॉइट्स में लगते हैं। एक्चुअली बंगाल साइड में तो बवाल बहुत ही खतरनाक हो जाता है, कंटिन्यूसली चलते रहते दंगे, हिंदू मुस्लिम कम्युनल। उसके बाद 2 सितंबर 1946 में नेहरू जी डिक्लेयर करते हैं कि ठीक है मुस्लिम लीग को नहीं आना है, मैं अपनी गवर्नमेंट बनाता हूं। नेहरू जी क्योंकि कांग्रेस जीत चुकी होती है, कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग पहुंच चुके होते हैं, तो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कैबिनेट मिशन के अंदर प्लान था इन चीजों का। इंटरिम गवर्नमेंट बनाती है। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है एक्चुअल गवर्नमेंट से पहले वाली स्टेज। जवाहरलाल नेहरू अपने इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं एज द हेड। मुस्लिम लीग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ना इसमें आते हैं, वो अपने दंगे फसाद करने में लगे होते हैं। ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी होती है, इस इंटरिम गवर्नमेंट की एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है जिसके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव ब्रांच का मतलब होता है, आपको मैंने बताया था, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है किसी चीज को करना, करवाना, इंप्लीमेंट करना। एक होता है लेजिस्लेशन, मतलब वो चीज बनाना। तो इस इंटरिम गवर्नमेंट की एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट कराने का काम करेगी। उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ये जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, ये उस टाइम पे जो वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करता था वो ही बना दिया जाता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग हैं, इनके जो बहुत अच्छे अच्छे मेंबर्स हैं काफी ज्यादा, उन मेंबर्स को जोड़ के एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच बनाया जाएगा और वही एग्जीक्यूटिव ब्रांच अब से वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल कंसीडर किया जाएगा। ऐसा कहा गया कि वाइसरॉय की इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो प्रेसिडेंट होगा वो तो खुद वाइसरॉय होगा, जो कि उस समय बेवल था, खुद वाइसरॉय प्रेसिडेंट होगा, और जो उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसका जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो जवाहरलाल नेहरू बना दिए गए। तो जवाहरलाल नेहरू जी उस समय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट बनते। सारे इंडियंस ही हैं इस समय, सिर्फ एक ये आपका वाइसरॉय जो है ये प्रेसिडेंट है। इसके अलावा यहां पे एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल होता है या जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, इसमें और भी बहुत सारे मेंबर्स रखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, और उन सारे मेंबर्स को
एक एक पोर्टफोलियो दिया जाता है। आपको याद होगा पोर्टफोलियो सिस्टम काउंसिल एक्ट से स्टार्ट हुआ था, हर आदमी को एक अलग डिपार्टमेंट देना, वो यहां पे भी अभी चल रहा है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को होम मिनिस्ट्री दी जाती है, बलदेव सिंह जी को डिफेंस दिया जाता है, सी राजगोपालाचारी जी को एजुकेशन वाला सेक्टर दिया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को फूड एंड एग्रीकल्चर दिया जाता है, और जॉन मिठाई जी को, मिठाई नाम नहीं होगा, मिठाई होगा उनका, मिठाई लग गया यहाँ पे, स्पेलिंग नहीं होगी, इंडस्ट्रीज वाला सेक्टर दिया जाता है। वैसे फनी लग रहा है जॉन मिठाई, इनको इंडस्ट्री सेक्टर दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे इंडस्ट्री मिठाई की होगी, अच्छी करके ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इन सबको अलग अलग मिनिस्ट्री दी जाती है। वाइस प्रेसिडेंट हो जाता है जवाहरलाल नेहरू, प्रेसिडेंट हो जाता है खुद ब खुद वेवर। टाइम पास के लिए सब चीजें चल रही होती हैं। आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि महात्मा गांधी और जिन्ना ये लोग कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं बने थे, ध्यान रखना। महात्मा गांधी तो कांग्रेस के पार्टिसिपेशन कांग्रेस की तरफ से करते थे, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर महात्मा गांधी नहीं थे, और जिन्ना खुद भी नहीं था। जिन्ना तो ऐसे भी नहीं होना था, उसको तो मुस्लिम लीग, वो तो पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये सारे मेंबर्स आपको ध्यान रखने हैं, और आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल एग्जीक्यूशन का काम करेगा। मुस्लिम लीग दंगे फसाद करने में लगे हुए हैं, वहां बहुत भयंकर दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के बहुत बवाल हो रखे हैं, लोग मर रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद मुस्लिम लीग डिसाइड करते हैं यहाँ पे कि ऐसा करते हैं कि दंगे वंगे तो चलते रहेंगे, अपने साइड बाई साइड पार्टी भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि भैया गवर्नमेंट बना के बैठे हैं नेहरू जी, हम भी जाते हैं गवर्नमेंट में। मुस्लिम लीग फाइनली डिसाइड करता है 26 अक्टूबर 1946 को कि अब हम गवर्नमेंट ज्वाइन करते हैं, और वो ज्वाइन कर लेते हैं। उनके ज्वाइन करते ही उनके एक मेंबर होते हैं लियाकत अली, इनको फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री हैंड ओवर कर दिया जाता है। इनका जो बेसिक एम होता है ज्वाइन करने का, उनको ये लग रहा होता है कि गवर्नमेंट को चलना नहीं देंगे, और हम अपनी डिमांड जो है पाकिस्तान वाली उसको कहीं ना कहीं फिर से लेके आएंगे। जिसकी वजह से जैसे ही मुस्लिम लीग एंट्री करते हैं, जैसे ही लोग एंट्री करते हैं, भले ही उन्हें मिनिस्ट्री मिल जाती है फाइनेंस मिनिस्ट्री लियाकत अली जी को, ये डेट ध्यान रखना 26 अक्टूबर 1946, उसके एंट्री करते ही मुस्लिम लीग के फिर से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच के बवाल शुरू हो जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं आपस में, पॉलिसी मेकिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऐसा इंसान होता है जो लेबर पार्टी से आया होता है, आया होता है, काफी बड़ा बन जाता है, वहां का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, सनक जाता है। ये कहता है बदतमीजी ज्यादा हो गया तुम्हारी, मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ ले लो फ्रीडम, तुम आपस में लड़ रहे हो। अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। उस समय आता है एटली डिक्लेरेशन, इसको बोलते हैं एटली डिक्लेरेशन। ये आता है 20 फेब 1947, 20 फरवरी 1947। याद रखना 15 अगस्त 1947 को हम फ्री हुए हैं, 20 अगस्त 1947 में हम आ चुके हैं, 20 फरवरी 1947 में सॉरी हम आ चुके हैं। 20 फेब 1947 को एक डिक्लेरेशन आता है क्लेमेंट एटली का, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होता है। ये बोलता है कि ऐसा है, तुम्हारे हो गए तमाशे बहुत, और मेरा दिमाग गया है फिर। अब मैं दे रहा हूं तुम्हें डेट, ये कहता है मैं 30 जून 1948, ये डेट आखिरी डेट दे रहा हूं, ये डेडलाइन है। इस डेडलाइन के बाद ब्रिटिश इंडिया में टिकेगा नहीं। तुम्हें अगर डिसाइड करना है तो कर लो, पावर जब तुम्हें चाहिए, जिसको चाहिए बता दो, हम देके निकल लेंगे। अगर तुम आपस में नहीं मानोगे या सुलह नहीं करोगे तो जो स्टेट्स है ना, प्रोविंसेस, हम उन्हीं को लोगों देके पावर निकल जाएंगे, हमें मतलब नहीं है। हम अपनी डेडलाइन फिक्स कर चुके हैं 30 जून 1948, और हम निकल जाएंगे, इससे पहले डिसीजन ले लो। और ये कह के निकल लेता है, और अपने कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दे जाता है, अपने कुछ पॉइंट्स इस डिक्लेरेशन के अंदर बता जाता है। एक तो डेट देता है, और क्या बोलता है, और कहता है कि अब हम सीधा सीधा पावर जो होगी वो ट्रांसफर करेंगे, इस डेट के बाद हम नहीं रुकेंगे, पावर ट्रांसफर होगी, ब्रिटिश इंडिया छोड़ के चली जाएगी। साथ में जो हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर कंट्रोल था वो लैप्स हो जाएगा, हमें कोई मतलब नहीं, प्रिंसली जाए बाहर में, हम छोड़ के चले जाएंगे, हमारा कोई पैरामाउंट नहीं रहेगा उनके ऊपर, जो हमारा कंट्रोल चल रहा था एकदम कैंसिल हो जाएगा। और चौथा, जो वेवल है उसको माउंटबेटन रिप्लेस करेगा, नया वाइस रॉय माउंटबेटन आएगा, रिप्लेस किया जाएगा। माउंटबेटन बहुत चालू आदमी था, इसको यहाँ पे जानबूझ के प्लेस किया गया। माउंटबेटन रिप्लेस करेगा वेवल को, ये एटली डिक्लेरेशन में क्लियर कर दिया गया। 30 जून डेडलाइन दी गई 1948, और हम इससे पहले ही फ्री हो जाएंगे 15 अगस्त 1947 में। एटली ये डिक्लेरेशन देता है, ये पॉइंट्स देता है, और इन पॉइंट्स के बाद माउंटबेटन आता है इंडिया के अंदर अगेन। माउंटबेटन जब इंडिया के अंदर आता है, उसका भी सिर्फ एक ही एम होता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सुलह कराना। वो अपना एक प्लान लेके आता है, इसका बोलते हैं माउंटबेटन प्लान। ये प्लान आता है 3 जून 1947, फरवरी में डिक्लेरेशन आया था। 3 जून 1947 में माउंटबेटन इंडिया में एंट्री करता है विद माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान का भी सिर्फ एक ही तरीका होता है, एक ही उसका बेस होता है कि इन दोनों के बीच की लड़ाई झगड़ों को खत्म करो, और वो खत्म करने के लिए वो अपने नए पॉइंट्स लेके आता है। कैबिनेट मिशन प्लान के बाद एक लास्ट प्लान आता है, इसको बोलते हैं माउंटबेटन प्लान। इस प्लान के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, और आप थोड़े से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो तो समझोगे। पहला पॉइंट होता है कि फ्रीडम होगा, मिलेगा, लेकिन पार्टीशन होगा। पहली बार यहां पे पार्टीशन क्लियरली बोल दिया गया है, पार्टीशन होगा। पहली चीज, इमीडिएट पावर ट्रांसफर होगी, मतलब ये फाइनल प्लान है, इंडिया पाकिस्तान यहां पे हो गया अलग। इमीडिएट पावर ट्रांसफर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होगी,
इंडिया पाकिस्तान की अलग अलग। नेक्स्ट, जो पंजाब और बंगाल के लोग होंगे वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको इंडिया में आना है कि पाकिस्तान में जाना है, उनको उनके उस पर छोड़ा जाता है, दे कैन डिसाइड, पंजाब और बंगाल के लोग। सिंध जो है वो भी अपना खुद डिसीजन लेगा, सिंध वाला पार्ट जो पाकिस्तान में जा चुका है उसको छोड़ देगा, तुम अपना डिसीजन खुद लोगे, क्लियर बोल दिया गया वहां पे। NWFP और एक सिलेट डिस्ट्रिक्ट है जो अभी भी उधर साइड में, बांग्लादेश वाली साइड में काफी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट थी। NWFP और सिलेट को भी बोल दिया गया कि आप भी अपना डिसीजन खुद लोगे कि आपको किधर जाना है। तो बेसिकली NWFP, सिलेट, सिंध, पंजाब, बंगाल, इनके ऊपर लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया कि आपको जहां जाना है आप वहां जहां पे अपना डिसीजन बता सकते हो। और इसके अंदर एक और चीज क्लियर कर दी गई, एक बाउंड्री कमीशन बनेगा जिसमें रेडक्लिफ नाम का एक आदमी आएगा जो लाइन खींचेगा। वो रेडक्लिफ नाम का ही आदमी था जो पॉलिटी में मैंने आपको समझाया है या समझाऊंगा, अगर आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी तो समझाऊंगा, और पढ़ लिया अगर मैंने पढ़ा दिया है और आपने पढ़ लिया है तो वो समझा चुका हूं। रेडक्लिफ उल्टी सीधी लाइन खींच गया था जिसकी वजह से बेरुबरी केस 1960 बना था, बेरुबरी यूनियन केस, यूनियन नंबर 12 गलत बना दिया था ना, आधा पाकिस्तान में देना पड़ा था वो। तो रेडक्लिफ लाइन खींचेगा और ये बताएगा कहां पे इंडिया है, कितना पोर्शन इंडिया है, कितना पोर्शन पाकिस्तान है, और रेडक्लिफ जल्दी जल्दी में खींच गया, ऐसे ही जावन उनका हो रहा था है। यहां पे ये माउंटबेटन के प्लान के अंदर ये प्रपोजल आता है। अब आप मुझे ये बताओ, ये प्रपोजल मुस्लिम लीग को एक्सेप्टेबल होगा? बताओ, होगा ना? यह पहली लाइन पार्टीशन है, उन्होंने तो सेवैयां बांट दी, हो गया काम हमारा, सेवैयां भी खाएंगे अब तो बढ़िया। इसका मतलब यहां मुस्लिम लीग तो एक्सेप्ट, क्या कांग्रेस एक्सेप्ट करेगी? अब आप मुझे बताओ, अगर आपने कॉन्सेप्ट पूरी हिस्ट्री का मेरा ढंग से पढ़ा और समझा है तो अब आप मुझे बताओ, कांग्रेस अभी तक क्या पार्टीशन की बात एक्सेप्ट कर रही थी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर रही थी। तो अब करेगी? हाँ सर, बिल्कुल करेगी। कांग्रेस ने पहली बार, एक्चुअली पहली बार नहीं कह सकते, अगर ऑफिशियली बोलोगे तो कह सकते हो हाँ ठीक है, तो ब्रिटिश की तरफ से पहली बार ये प्रपोजल आया। कांग्रेस एक बार पहले भी मुस्लिम लीग वाला एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं उस चीज को दे चुकी है, जहां हमने पहली बार कॉन्सेप्ट समझाया था, मैंने आपको यहां से मुस्लिम लीग को कॉन्फिडेंस मिल गया था कि हाँ ये पाकिस्तान हम आगे चल के और डिमांड कर सकते हैं। बट अभी तक जो हमारा एक कांग्रेस का एक स्टेक चल रहा था कि भाई पाकिस्तान नहीं बनेगा, एक ही रहेगा, यहां पे आके वो चीज खत्म हो जाती है। कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया है यहां पे कि हाँ ठीक है पाकिस्तान बनाओ, टेंशन फ्री करो। कांग्रेस की यहां पे एक्सेप्टेंस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कांग्रेस की एक्सेप्टेंस सही है या गलत है, किस लेवल तक सही है, अपने आंसर को जस्टिफाई करो। कांग्रेस की जो यहां पे आप थ्योरी समझो, कॉन्सेप्ट समझो, वो ये है कि कांग्रेस ने यहां पे एक्सेप्ट करना पड़ा उसको, और वो सही भी था। उसका रीजन है क्यों एक्सेप्ट किया। उस समय बवाल, दंगे इतने भयंकर हो रहे थे ना कि उनको सॉल्यूशन चाहिए था, लोग मर कट रहे थे। मतलब गांधी जी तो बंगाल में भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, मैं मर जाऊंगा अगर तुम्हारे ये खत्म नहीं हुए दंगे हैं, मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। गांधी के बाद एक ही ऑप्शन होता था, हाँ मैं खाना नहीं खाऊंगा भैया, बच्चे जैसे हम नहीं खाएंगे है। और लोग मानते भी थे कि लीडर थे वो उस टाइम पे, तो दंगे फसाद रोकने के इन्होंने ये तक कर दिया था, बहुत भयंकर दंगे हो रहे थे, मतलब आप समझ नहीं, इमेजिन नहीं कर सकते आप उसको। तो यहाँ पे पीसफुल और क्विक फटाफट ट्रांसफर हो रही थी, ब्रिटिश ट्रांसफर करने को तैयार बैठे थे, एकदम रोड पे, एकदम दरवाजे पे खड़े थे, लो 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 ऐसे टॉफी देने को तैयार, 2 टॉफी आ गई, 2 टॉफी आ गई, तो दोनों को ये लगा ना आप लड़ेंगे नहीं, टॉफी ले लेते हैं, तो फटाफट पावर ट्रांसफर हो रही थी, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया। दूसरा, नीड फॉर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू स्टॉप द राइट्स। एक गवर्नमेंट की जरूरत थी उस टाइम पे, और उस समय 2 गवर्नमेंट बन रही थी, दोनों, एक मुस्लिम कंट्रोल कर सकती है, एक हिंदू कंट्रोल कर सकते हैं। उस समय बहुत रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की जो कंट्रोल की जाए, दंगे बहुत बवाल हो गए थे। उसके बाद तीसरा पॉइंट, इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाई थी, उसमें फिर वो मुस्लिम लीग के कुछ लोग पहुंच गए थे, फिर आपस में उनकी क्लैश होने लगे थे, उसकी वजह से वहां भी टेंशन हो रही थी, उसका भी सोल्यूशन चाहिए था। और तीसरा, कम्युनल राइट्स। मैंने आपको बताया ओवरऑल अगर कितना लंबा खींचातानी चल रही थी ब्रिटेन के साथ, इसलिए कांग्रेस ने भी इसको एक्सेप्ट करना ही समझा और इस चीज को एक्सेप्ट किया। यहाँ पे एक जीबी पंत नाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर, मान लो इनके नाम पे कॉलेज भी चलते हैं, पंत नगर में पूरा नगर है। जीबी पंत जी ने ये तक बोल दिया था कि अगर पार्टी, हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो पार्टीशन एक्सेप्ट कर लो या सुसाइड कर लो। मतलब बवाल इतना ज्यादा हो गया था कि अगर अभी इस टाइप पे ये पार्टीशन पे फुल स्टॉप लगाते ना तो इंडिया होता ही नहीं, मारकाट मच गई थी बहुत भयंकर, आप समझ लो बहुत बुरा हाल हो गया था। तो इनका ऑप्शन ही नहीं था, इन्होंने बोला ठीक है अब ये लास्ट ऑप्शन है, पार्टीशन एक्सेप्ट करो, और फिर प्रॉब्लम जो टसल चल रहा है वो हमेशा के लिए खत्म कर दो, जो कि आज तक हो नहीं पाया एक्चुअली। उस टाइम लीडर को लगा था कि हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे नहीं हो पाया, ये चीज नहीं खत्म हो पाई। अगर मैं आपको बोलूं इसके बाद क्या हुआ, एक्सेप्टेंस हो गई, क्लियर एक्सेप्टेंस दे दी गई, प्लान जो था माउंटबेटन का वो एक्सेप्ट कर लिया गया 18 जुलाई 1947 में, 18 जुलाई 1947 एक्सेप्ट कर लिया गया इसको क्लियरली। मुस्लिम लीग तो ऑलरेडी कर चुकी थी, कांग्रेस ने भी कर लिया। और ये एक्सेप्ट होने के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने
ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। जैसे ही एक्सेप्टेंस हुआ माउंटबेटन प्लान का, वहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, और इस एक्ट के अंतर्गत इंडिया को 15 अगस्त 1947 को फ्रीडम दे दिया गया। हम इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 को सेलिब्रेट तब से कंटिन्यूअसली करते चले जा रहे हैं। हमारा देश आजाद हो गया, पाकिस्तान अलग चला गया, इंडिया अलग चला गया। अब मैं आपको अगर रियलिटी बताऊं तो माउंटबेटन ने यहां दिमाग लगाया था, वो बहुत ही तेज दिमाग का बंदा था। वो इंडिया से यही चीज सोच के आया था कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, मैं दोनों का मन पूरा कर दूंगा, ऐसा काम करूंगा। वो आते ही गांधी जी से मिला, जवाहरलाल नेहरू से मिला, कांग्रेस के लीडर्स से मिला वहां पे। वो आते ही मुस्लिम लीग के लीडर से भी मिला, जिन्ना से भी मिला, जिन्ना से पूछा आप बताओ क्या चाहते हो, आपका मैं मन पूरा करता हूं। माउंटबेटन बोलता है, जिन्ना बोलते हैं पाकिस्तान। उसने बोला देखो एक वर्ड में बताओ क्या चाहिए, एक लाइन में बताओ। तो जिन्ना ने बोला कुछ नहीं, पाकिस्तान चाहिए, कि क्लियर सी बात है। फिर ये आता है कांग्रेस के पास, जवाहरलाल नेहरू जी को बुलाता है, आप बताओ चाचा जी क्या चाहिए आपको। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं अब देखो बवाल हो रहे हैं तो पाकिस्तान बना दो, लेकिन जितना छोटा पाकिस्तान बनाओ ना उतना अच्छा है, ज्यादा बड़ा मत बनाओ, बहुत छोटा बनाओ। इंडिया में मुस्लिम्स बहुत जगह थे, वो नहीं चाहते थे हमारे देश के जो मुस्लिम है, जो प्योरली अंदर से इंडियन है, उनको कोई प्रॉब्लम हो या वो जाए देश छोड़ के। तो वहां पे ये बात आती है कि भाई ठीक है, आप अगर बना ही रहे हो, ये दंगे खत्म हो जाए, उन सब चीजों से टेंशन खत्म हो जाए, बनाओ, लेकिन जितना छोटा बनाओ उतना अच्छा है। जितना छोटा, इंडिया में आज भी मुस्लिम्स पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है, और वो सारे के सारे पैट्रियट है, सब के सब देशभक्त है ना। तो वहां पे जवाहरलाल जी ने बोला, क्लियर बोली कि जितना छोटा बना सकते हो बनाओ। तो माउंटबेटन ने कहा ठीक है, एक एक स्टेटमेंट दोनों ने बोल दिया ना, दोनों की बात मान लेते हैं। पाकिस्तान भी बनाया उसने, और पाकिस्तान को दो पार्ट में बनाया था उसने, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, याद है ना, ईस्ट जो बांग्लादेश बन गया बात के अंदर। तो वहां पे उसने पाकिस्तान के दो पार्ट बनाए, छोटे छोटे बनाए, क्योंकि मुस्लिम और जगह भी रहते थे। और पाकिस्तान भी बनाया तो जिन्ना का भी काम हो गया, छोटा बनाया तो कांग्रेस का भी काम हो गया। दोनों से उसने सेटिंग बना ली और दोनों के साथ बाद में अपनी बढ़िया पार्टी कर ली। यहाँ पे गांधी जी के अगेंस्ट ना बहुत इस टाइम पे इश्यूज होने लग गए थे। इस टाइम पे हम जाएंगे नहीं उस इश्यू के अंदर, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन आई वांट टू टेल यू, इस समय क्या हो गया था, गांधी जी का जो सपोर्ट था, लोगों को ऐसा लगने लगा था कि वो जिन्ना की तरफ ज्यादा जा रहा है। एकदम से लोग ऐसा लग रहा था गांधी जी का सपोर्ट जिन्ना की तरफ ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, वो पाकिस्तान या इन डिमांड की तरफ ज्यादा बढ़ता चला रहा है। यहां तक कि गांधी जी ने ये तक बोल दिया था जिन्ना को कि तुम डिवीजन मत कराओ, तो पूरी गवर्नमेंट तुम ही चला लो यार, इंडिया की पूरा चला लो, तुम संभाल लो। मतलब जिन्ना की तरफ ज्यादा डेडिकेटेड डिवोटेड हो गए थे लोगों के हिसाब से। लोग ये कहने लगे थे कि गांधी जी ज्यादा डेडिकेटेड हो गए, जिसकी वजह से नाथुराम गोडसे जी ने गांधी जी को गोली भी मार दी थी। तो यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सीज है, कुछ बहुत सारे इश्यूज है। हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोस थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पे आप ये सोच सकते हो कि इंडिया का पार्टीशन हुआ, इंडिया फ्री हुआ, और इंडिया जब फ्री होता है, क्योंकि माउंटबेटन कराता है और दोनों के साथ अच्छी सेटिंग बना लेता है, तो इंडिया का जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज माउंटबेटन। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज माउंटबेटन। माउंटबेटन को बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज सी राजगोपालाचारी। याद रखना, फर्स्ट गवर्नर जनरल था इंडिपेंडेंट इंडिया का वो माउंटबेटन ही था। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल जो था वो थे सी राजगोपालाचारी। माउंटबेटन के हटते ही ये बन गए थे, उसके बाद डिफरेंस आ गए, चेंजेस आ गए। इस पॉइंट के साथ आज हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का जो फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट है वो फिनिश हो जाता है, पूरा फुल स्टॉप लग जाता है। कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स है, एडिशनल लेक्चर्स है, जैसे मैंने आपको बोला है, वो मैं कवर करा लूंगा आने वाले टाइम पे। छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, उनको बीच बीच में कवर कर लेंगे। बाकी पॉलिटी आप पूरी पढ़ते रहो, पॉलिटी अभी अच्छी खासी है आपकी, कंटिन्यू चलेगी, रिवीजन करते रहो, है ना। कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं तो आप प्रीवियस ईयर से कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस हम लोग भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप प्रैक्टिस कर लेना उन क्वेश्चन से। बाकी जितना क्लास के अंदर पढ़ा है वो मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं। रिवीजन करो अच्छे से और बढ़िया तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करो। जितना मैंने पढ़ाया, हमने स्टार्ट किया था बहुत शुरुआत से, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, हम ब्रिटिशर्स को लेके आए थे और आज हमने ब्रिटिशर्स को वापस भेज दिया है उनकी कंट्री के अंदर। अब हम फ्री हो चुके हैं जैसे हम हमेशा थे, और जो अलग अलग जो लोग थे उन सबको भी हमने जोड़ के एक कंट्री बना दिया है। और वो जोड़ने वाले इंसान का नाम क्या है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने सारी स्टेट्स को जोड़ा है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिस कंट्री को यूनिटरी वाइस बोला जाता है, क्योंकि वो क्वासी फेडरल है। स्टेट्स ने कंट्री नहीं बनाई है, कंट्री ने स्टेट्स बनाई है, ऐसे बोला जाता है। अगर कोई स्टेट चाहे वो अलग नहीं हो सकती, कंट्री अगर चाहे तो वो कर सकती है, उसको तोड़ सकती है, ब्रेक डाउन कर सकती है। ये सब हम पॉलिटी के अंदर भी समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सोशल रिफॉर्मर की क्लास के अंदर, जहां पे कुछ सोशल रिफॉर्मर्स की बात करेंगे, राम मोहन राय की बात करेंगे, ईश्वर विद्यासागर की बात करेंगे, आपके विवेकानंद जी की बात करेंगे, इनकी कुछ रिलेटिव कुछ बुक्स है, कुछ थ्योरीज है, उनकी बात करेंगे जो छोटे छोटे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और उसके साथ
एक्स्ट्रा में जो वाइस रॉयज और गवर्नर जनरल हुए हैं उनके छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट काम है उनको एक चार्ट बना के उन पे डिस्कशन करेंगे, जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट आपने समझा है। मॉडर्न हिस्ट्री लंबी चली है, मैं पढ़ाता हूं तो फिर लंबा ही पढ़ाता हूं, मुझे जितना लगता है इंपॉर्टेंट सब पढ़ा देता हूं, इसलिए मैंने आपको बोला जितना पढ़ा रहा हूं उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे को जितना पता है, जितना दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करता है इंडिया में, सब पढ़ा दूंगा आपको। बस आप समझते रहो और रिवीजन रेगुलर रूटीन से करते रहो, क्योंकि मेहनत वेस्ट नहीं करना है। मेहनत जो मैं कर रहा हूं और आप भी कर रहे हो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, जिसके लिए भी, सपने पूरे करो और सपने जियो, तब मजा आता है ना। मुझे भी अच्छा लगेगा जब आप लोग सिलेक्शन लेके आओगे कि सर देखो सर आपने मेहनत करी, हमने मेहनत करी और आज मैं सिलेक्शन होके मैं इस चेयर पे ऑफिसर बन के बैठा हूं। जो फोटो भेजोगे ना तो मुझे अंदर से प्राउड फील होगा, लगेगा कि कुछ किया है मैंने, और आप लोगों को देख के और अच्छा लगेगा। और फिर अपने मदर फादर के बारे में सोचो, अगर आप कुछ बन जाओगे तो उनको कैसा लगेगा। मोटिवेटेड रहो, रिवीजन जरूर करो, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट। Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE और state services। कभी सोचा है क्यों सिलेक्शन नहीं होता है? Let me tell you, let me give you the basic introduction कि होता क्यों नहीं है। Let me explain you the things. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the question lectures. What we'll do, we'll complete each and every question in the class. Previous year से उठा के expected questions तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे। जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे IAS के लिए हैं, चाहे गेट के लिए, चाहे SSC के लिए, और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और IAS टॉपर्स हैं। अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। लेट्स सी दैट। पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के। सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो। साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा। कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग। अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो। तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू। So I welcome you all to the Catalyst Group. Visit the link below. Call us for admissions. Our new version 1.1 is already launched and admissions are open under all our courses. Thank you.